सारन गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में जो फिजिक्स क्लास 12 का क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्रम में हम लोग 35 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब 35 के आगे क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे, आज पूरा करेंगे। इसके आगे 70 तक कोशिश करेंगे पूरा हो जाए आज। थर्टी सिक्स में है कि द पावर फैक्टर ऑफ चोक क्वाइल इज, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक है। तो जो चोक क्वाइल होता है वो एक इंडक्टिव सर्किट होता है। तो इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है कि जो ईएमएफ है E इज इक्वल टू होता है E0 साइन ओमेगा टी होता है, और करंट होता है I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो इन दोनों में फेज का डिफरेंस जो है वो माइनस पाई बाई टू का है। और पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, है ना। तो कॉस फाई हो जाएगा कॉस माइनस पाई बाई टू, यानी 0 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। Two cells having electromotive force E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are connected in parallel combination. The electromotive force will be, ठीक है, यानी दो सेल जो है जो पैरेलल कनेक्ट किया गया है, जैसे एक है E1, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है, और एक दूसरा सेल जो है वो E2 है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R2 है ना। तो दो सेल है जिसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो जोड़ने के बाद समतुल्य जो है संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा। तो इस केस में हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आप चैप्टर्स में देखिएगा, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये पढ़ा गया था, जिसमें इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 होता है। तो ये बी आंसर होगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। इन एनी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द रिलेशन बिटवीन डिफ्लेक्शन थीटा एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो करंट होता है और जो डिफ्लेक्शन होता है उसमें एक रिलेशन है कि एन आई ए बी इज इक्वल टू होता है के थीटा, जहां एन है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, आई करंट है, ये एरिया है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और के जो है वो टोर्सनल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ आई इज इक्वल टू क्या मिला, के थीटा डिवाइडेड बाई एन ए बी। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। तो ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। Above Curie temperature, ferromagnetic material becomes पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है, अनुचुंबकीय मटेरियल की तरह बिहेव करने लगता है। तो वो जो क्रिटिकल, वो जो सर्टेन टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर के बाद फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक हो जाता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। तो इसका ए आंसर सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 40, द एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ इज, है ना, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नीति कोण का मान होता है ना। एंगल ऑफ डीप क्या होता है? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ डीप होगा, है ना। तो यहाँ पे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, पोल की बात करें, है ना, तो पोल पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये हो गया और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होता है ना। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही डीप एंगल होगा। तो अर्थ के पोल पे जो होगा, मैग्नेटिक पोल पे डीप एंगल 90 डिग्री होगा, है ना, 90 डिग्री होगा। और इक्वेटर पे क्या होगा? मैग्नेटिक इक्वेटर पे 0 डिग्री होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 41, if phi be the phase difference between alternating current and electromotive force, then the power factor is, यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच थीटा कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। शक्ति गुणांक क्या होता है? ये अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग कि पावर फैक्टर जो होता है, शक्ति गुणांक जिसको हिंदी में बोलते हैं पावर फैक्टर इज इक्वल टू होता है कॉस फाई, जहां फाई क्या है? फेज डिफरेंस है किसके बीच का? करंट और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ के बीच का एंगल है। तो ये कॉस फाई जो होगा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, प्रतिघात का मात्रक है, यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज, तो यूनिट ऑफ रिएक्टेंस जो है उसका ऐसा यूनिट ओम होगा, है ना, जिसको एक्ससी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सएल बोलते हैं। ये एक रेसिस्टेंस की तरह ही बिहेव करता है। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में ये एक्ससी जो है 1/ओमेगा-c होता है, जिसको हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और इसका वैल्यू होता है ओमेगा-l जो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। ये रेसिस्टेंस की तरह ही रोल प्ले करता है, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा ओम। क्वेश्चन नंबर 43, which of the following is not in electromagnetic spectrum? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम है उसमें कौन सा रे जो है वो नहीं है? इसमें से कौन नहीं? गामा रे तो है, गामा रे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्सरे भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माइक्रोवेव भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बीटा रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है ना। बीटा रेज का मतलब क्या? मेनली वो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसी को, इलेक्ट्रॉन जो इमिट होता है उसी को हम लोग बीटा रे बोलते हैं। पॉजिट्रॉन भी इमिट होता है, तो इलेक्ट्रॉन को बीटा माइनस बोला जाता है और पॉजिट्रॉन को बीटा प्लस बोला जाता है। खैर, तो ये जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है। If theta is critical angle for glass air, the refractive index of air with respect to glass will be, यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। सपोज कर लें कि ये ग्लास है और इधर एयर है, ठीक है,
और लाइट जो है इस तरह से इंसिडेंट करता है। और जब क्रिटिकल एंगल के केस में क्या होता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो इधर की तरफ 90 डिग्री का एंगल बन जाता है ना। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में इंटर करे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वो वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसको थीटा लिखा हुआ है। अगर ये एंगल ऑफ ये जो है क्रिटिकल एंगल है तो यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लेते हैं और एयर का तो 1 होता है। अब स्नेल्स लॉ लिखेंगे, साइन आई यानी साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन 90 इज इक्वल टू, यहाँ थीटा लिए हैं तो इसके सामने इधर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/n है ना। तो साइन थीटा और ये तो 1 हो गया, साइन 91 1/n, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। 1/sin थीटा ऑप्शन होना चाहिए, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा है, ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। 1/sin थीटा कॉसेक थीटा होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एक लेंस जिसका अपवर्तनांक है 1.5 की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 1.5 अपवर्तनांक माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी होगी। द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इन एयर इज 20 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। देखिए लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है और उसको उस मीडियम में रख दिया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 है, ठीक ना। जैसे ये लेंस हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और जो मीडियम है इसका भी 1.5 हो गया। तो क्या होगा कि मीडियम और इस लेंस में कोई डिफरेंस रहा नहीं, दोनों ही मीडियम सेम हो गया। तो सेम हो गया तो लाइट जब इस पे इंसिडेंट करेगा पैरेलल लाइट तो ये बैंड नहीं करेगा, सीधे पैरेलल निकल जाएगा। लाइट कब अपने पाथ से बैंड करेगा, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगा। यहाँ दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया है ना। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है और उसको उस मटेरियल में उस मीडियम में रखा गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 है। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट जो है वो स्ट्रेट निकल जाएगा, यानी पैरेलल लाइट इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। तो इसका क्या होगा रिफ्रैक्टिव, इसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा। वैसे आप लेंस मेकर फॉर्मूला से भी देख सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू होता है n2/n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये क्या कर रहा है कि n1 जो है ये n1 होता है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और n2 होता है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ पे क्या है कि n1 जो है वो बराबर है n2 के। तो n1 जब n2 के बराबर है तो 1/f, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ये दोनों बराबर हो गया तो ये 1 आ गया, 1 माइनस 1 तो ये 0 हो जाएगा, तो पूरा ही 0 हो गया। तो 1/f इज इक्वल टू 0, तो f टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो f इज इक्वल टू 1/0 लिखेंगे, तो 1/0 यानी टेंस टू इनफाइनाइट, तो इसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, अगर 4 डायोप्टर क्षमता का अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान इस्तेमाल किया जाए तो इसकी आवर्धन क्षमता होगी। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 4 डायोप्टर पावर इज यूज्ड एज सिंपल माइक्रोस्कोप, इट्स मैग्नीफाइंग पावर विल बी। तो लेंस का जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और उसका मैग्नीफाइंग पावर होता है 1/1 प्लस d/f, जहां d क्या है, वो d जो है वो 25 सेंटीमीटर होता है
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसको हिंदी में बोलते हैं। और ये फोकल लेंथ हो गया। तो इसको यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ तो फोकल लेंथ नहीं दिया है लेकिन पावर दिया है। तो हम लोग ये जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। तो m इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस d, और d के साथ 1/f मल्टीप्लाई है तो 1/f की जगह पर p लिख दे रहे हैं ऐसे। अब इसका वैल्यू लिख लेते हैं 1 प्लस d जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लें, इसलिए क्योंकि यहाँ डायप्टर जो है वो ऐसा यूनिट है पावर का। तो यहाँ पे 100 से डिवाइड कर लेंगे, इनटू पावर कितना है 4 डायप्टर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये कैंसिल हो गया, ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस 1 जो है वो 2 होगा। तो इसका आंसर 2 होगा, बी। क्लियर है ये? नेक्स्ट, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पे बना प्रतिबिंब होता है। द इमेज ऑफ एनीबॉडी फॉर्म्ड एट रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। रेटिना पे जो भी इमेज बनता है, जिस चीज को हम लोग देख पा रहे हैं तो उसका इमेज रेटिना पे बना है, और रेटिना पे अगर बना तो वो रियल होगा। रेटिना एक स्क्रीन की तरह है और ये इन्वर्टेड होगा। क्वेश्चन नंबर 48, विद द राइज ऑफ वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा अगर वेवलेंथ राइज करे तब? तो रिलेशन है v इज इक्वल टू न्यू लेमडा। लेमडा इज इक्वल टू v बाई न्यू। तो स्पीड बढ़ेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा, है ना। और स्पीड किस में बढ़ता है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो रिफ्रैक्टिव तो वेवलेंथ को बढ़ा रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है। वेवलेंथ बढ़ रहा है इसका मतलब है कि स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा इसका मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, डिक्रीज करेगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? c/v होता है। तो ये अगर बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। नेक्स्ट, the width of fringe in interference of light due to two coherent phase sources, है ना। दो लाइट का जो इंटरफेरेंस होता है जैसे, है ना, उसको व्यतिकरण बोलते हैं। व्यतिकरण होता है जो उसमें फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है, तो फ्रिंज की चौड़ाई बीटा से लिखते हैं और वो होता है लेमडा d/d। ये d होता है जो स्लीट के बीच का डिस्टेंस होता है, और ये सोर्स से कार्डबोर्ड जो है स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेमडा के। तो प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य के वर्ग तरंग दैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल होगा। ए होगा इसका आंसर इस फॉर्मूला से। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस ऑब्टेन फ्रॉम शार्प स्ट्रेट एज आर ऑफ इक्वल विड्थ, आर ऑफ नॉट इक्वल विड्थ, यही आंसर होगा, बी होगा इसका आंसर, ठीक है ना। जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है जो कि एक स्लिट से जब लाइट पास करता है तो जो स्क्रीन पे जो फ्रिंजेस दिखाई देता है उसमें जो सेंट्रल फ्रिंज होता है उसका विड्थ ज़्यादा होता है, और उसके बाद दोनों तरफ आगे बढ़ने से जो भी फ्रिंज मिलता है उसका विड्थ कम होते जाता है। ग्रेजुअली दोनों साइड कम होते जाएगा, इधर और कम होगा, ठीक है। तो ये बी आंसर होगा। फ्रेनल दूरी जो है FZ का मान होता है, जहां ए प्रकाश किरण की चौड़ाई और लेमडा जो है वो तरंग दैर्घ्य है। द वैल्यू ऑफ फ्रेनल डिस्टेंस इज वेयर ए इज द विड्थ ऑफ लाइट
रेज एंड लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो फ्रेनेल डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस जिसके लिए रे ऑप्टिक्स वैलिड हो वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, एग्जैक्ट नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल होता है z इज इक्वल टू, उसको z से लिखते हैं, ZF भी लिखा रहता है कहीं कहीं, ZF लिखा है यहाँ पे, तो जो ZF होगा वो a स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेमडा होता है। ये होगा इसका सही आंसर। The ray of light is incident on a glass plate at an angle of 60 degree. If the reflected and refracted ray are normal to each other, then the refractive index of the material is, कोई लाइट जो है, ये सरफेस हो गया, ये ग्लास है और इधर सपोज कर लें एयर है, तो ग्लास के सरफेस पे इंसिडेंट करता है लाइट, ये नॉर्मल हुआ, तो लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा और इसका कुछ पार्ट जो है वो उसमें रिफ्रैक्शन होगा। इधर ये हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे, है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण, है ना, और अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण हो गया, ठीक ना। तो ये कह रहा है कि ये जो एंगल है रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो बताना है कि इस ग्लास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग, वेव ऑप्टिक्स में एक रिलेशन पढ़ा जाता है, ब्यूस्टर्स एंगल, BREWSTER, ब्यूस्टर एंगल। ये क्या होता है कि जब ऐसा कभी हो कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, जब लाइट एयर से किसी मीडियम में इंटर कर रहा है और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो उस केस में ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है उसका अगर tan ले लें, tan I इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n, और इसी एंगल I को बोलते हैं ब्यूस्टर्स एंगल, जिसके लिए रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री बनता है। तो उस केस में ये tan I इज इक्वल टू n होता है, और यहाँ पे tan 60 डिग्री है, ये एंगल दिया हुआ है कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री इज इक्वल टू n, tan 60 डिग्री √3, ये होगा इसका सही जवाब। W कार्य फलन वाली धातु पर न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट आपतित होता है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा होगी। द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन W, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी। ये एल्बर्ट आइंस्टीन का एक फेमस रिलेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं E इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसको K मैक्सिमम भी लिखा जाता है ना, तो वो H न्यू माइनस वर्क फंक्शन होता है, और यहाँ वर्क फंक्शन को W से लिखा है ना, तो ये वो फॉर्मूला है, इसका आंसर C सही होगा। नेक्स्ट, फिफ्टी 54 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा फोटोन के संवेग को व्यक्त करता है। Which of the following represents मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो फोटोन का जो मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू होता है H न्यू बाई C, और न्यू बाई C जो है, क्योंकि इस फॉर्म में तो वो दिया नहीं है H न्यू, यहाँ C स्क्वायर है, तो न्यू बाई C जो होगा वो 1 बाई लेमडा होता है, यानी H बाई लेमडा होगा। तो ये इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के लिए बोर की अस्थायी कक्षा में त्रिज्या r है, बोर की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या है। रेडियस ऑफ बोर्स स्टेबल ऑर्बिट ऑफ फॉर हाइड्रोजन इज r। द रेडियस ऑफ बोर्स सेकेंड ऑर्बिट, है ना, पहले ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस r है, तो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? n इज इक्वल टू 1 है ये, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए रेडियस कितना होगा? तो रेडियस जो होगा, त्रिज्या जो है, त्रिज्या का फॉर्मूला है a0 n स्क्वायर, जहां a0 एक कांस्टेंट है। तो ये कह रहा है कि n इज इक्वल टू 1 के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रेडियस कितना है? r है, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा a0 और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी r इज इक्वल टू a0 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो सेकेंड ऑर्बिट का क्या होगा? सेकेंड ऑर्बिट के लिए फॉर n इज इक्वल टू 2, रेडियस होगा, रेडियस इज इक्वल टू, यहां पे रखेंगे a0 और n की जगह पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4a0 और a0 का वैल्यू कितना है? फर्स्ट से a0 का वैल्यू r है, यानी 4r हो जाएगा। ये ऑप्शन देख लीजिए, 4r और स्मॉल r दिया हुआ था, है ना, तो यहाँ पे स्मॉल r रखेंगे, तो ये होगा डी। ये याद रखिए कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो रेडियस होता है वो इस फॉर्मूला को फॉलो करता है, a0 जहाँ एक कांस्टेंट होता है, और फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है तो यहाँ 1 रखेंगे, सेकंड के लिए 2 रखेंगे। Wave formed due to a point source at infinite distance from the source is। सोर्स जो है ये वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, कोई पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स जो है वो स्फेरिकल वेव फॉर्म करता है, तो ये स्फेरिकल वेव फॉर्म किया, ये स्फेरिकल वेव फॉर्म किया। अब ये पॉइंट सोर्स काफी ज्यादा डिस्टेंस पे है, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। सॉरी, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट डिस्टेंस पे है। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो इसका आंसर प्लेन हो जाता, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे सोर्स लेंगे और काफी दूर जाएं तो एक बड़े स्फीयर को फॉर्म करेगा, ये सेंटर में होगा और एक बड़े स्फीयर एक गोला को फॉर्म करेगा, तो उसका एक छोटा हिस्सा अगर देखा जाए तो वो प्लेन होता है। तो ये फाइनाइट डिस्टेंस कह रहा है तो उसका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। पॉइंट सोर्स हमेशा स्फेरिकल वेव फॉर्म करता है। Which of the following shows hysteresis ferromagnetic substance, ferromagnetic material ना, हिस्टेरेसिस लूप जो बनता है कुछ इस टाइप से, मैग्नेटिज्म में पढ़े आप लोग, तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इस तरह का हिस्टेरेसिस लूप बनाता है। बी आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में कौन राशि प्रकाश के अपवर्तनांक से में नहीं बदलती है? Which of the following quantities does not change in रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? जब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट इंटर करेगा तो क्या नहीं बदलता है? स्पीड तो बदल जाता है, वेवलेंथ भी बदलता है ना। मीडियम तो बदलेगा ही, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो बदलता क्या नहीं है? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स पे डिपेंड करता है। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करे तो उसका वेवलेंथ चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन इज, वो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन होता है।
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, E इज इक्वल टू क्या होता है, एम ई इलेक्ट्रॉन का मास, जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि E जो है वो प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर के, यहाँ माइनस भी होता है जेड स्क्वायर के। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियस इज, न्यूक्लियस के केस में जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में होता है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में जो है वो एटम का एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं ना। जैसे हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में एनर्जी होता है ना। और न्यूक्लियस के केस में जो एनर्जी होता है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में होता है। मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल नंबर 8, जो बाइनरी सिस्टम है उसमें 8 को कैसे लिखा जाएगा, है ना। बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल नंबर 8 जो है वो 8 जो है, बाइनरी में क्या होता है कि हम लोग 2 ही डिजिट यूज करते हैं, कोई भी नंबर को लिखने के लिए 0 और 1 का यूज किया जाता है, इसी से सब बना होता है बाइनरी सिस्टम में। तो बाइनरी सिस्टम में कह रहा है कि 8 को कैसे लिखेंगे, है ना। बाइनरी में क्या होता है कि वो जो डेसिमल में क्या होता है, हम लोग 0 1 2 3 4 ऐसे 9 तक के नंबर को यूज करते हैं किसी चीज को, किसी नंबर को लिखने के लिए। और बाइनरी में क्या है कि 0 और 1 का सिर्फ यूज किया जाता है। तो 8 को क्या करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे, इसका बेस 2 होता है, इसका बेस 10 होता है, इसमें 10 डिजिट्स यूज होता है डेसिमल में, और बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट यूज होता है, तो इसका बेस 2 होता है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, शेष क्या बचेगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार में, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। और फिर यहां से यहां तक लिखेंगे इसको, यही तरीका होता है लिखने का। तो ये होगा 1 0 0 0, है ना। तो ये हो गया आपका बाइनरी सिस्टम में, इसका बेस 2 होता है, और ये 8 जो होता है जिसका बेस 10 होता है, तो 8 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये होगा डी। अब जो बाइनरी नंबर्स है उसको ऐड करने का एक अलग रूल है। अगला क्वेश्चन वही कह रहा है कि इन बाइनरी नंबर 1 + 1 इज, ऐसे डेसिमल में 1 + 1 तो हम लोग 2 लिख लेते हैं, 1 + 1 को 2 लिख लेते हैं, लेकिन 2 ऐसा कोई डिजिट ही नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है, किसमें, बाइनरी में। तो बाइनरी में क्या होता है कि 0 और 1 2 ही डिजिट होता है। तो बाइनरी में हम लोग 0 + 0 0 लिखते हैं, डेसिमल में भी ऐसे ही लिखते हैं। 0 + 1 1 लिखेंगे, 1 + 0 1 लिखेंगे, लेकिन 1 + 0 1 लिखेंगे, और 1 + 1 जो है वो 2 नहीं लिख करके ऐसा लिखा जाता है, ऐसा होता है ना। तो ये आंसर होगा। ये जो हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं वो ये अलजेब्रा नहीं है ना। हम लोग जो अलजेब्रा पढ़ते हैं वो डेसिमल सिस्टम का अलजेब्रा होता है, जिसमें 0 से लेकर के 9 तक के 1 2 3 करके जो डिजिट्स है जो यूज करते हैं। लेकिन बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट होता है, 0 और 1। तो यहाँ पे 10 होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन और गेट का बुलियन व्यंजक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बुलियन एक्सप्रेशन
ऑफ और गेट। और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या है? और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल टू a प्लस बी, है ना, ये होगा y इज इक्वल टू a प्लस बी। नॉट गेट का होता है, ये और गेट का हो गया, और गेट का y इज इक्वल टू a डॉट बी, ये होता है नॉट गेट का, नॉट गेट का। और y इज इक्वल टू a बार जो है वो, ये नॉट का नहीं होता है, ये एंड का होता है, एंड का, एंड गेट का होता है, नॉट का होता है ये y इज इक्वल टू a बार, ये नॉट गेट का होता है, ठीक ना। तो ये इसका सही आंसर होगा। फास्ट मूविंग बीटा रेज आर, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं। फोटोन, फोटोन जो है वो बीटा किरण नहीं है ना, फोटोन्स जो है वो बीटा किरण नहीं, वो लाइट के पार्टिकल्स को फोटोन बोलते हैं। प्रोटॉन भी नहीं है और न्यूट्रॉन भी नहीं है। बीटा किरण एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स होता है जो काफी तेजी से निकलता है, और उसमें पॉजिट्रॉन भी होता है, तो पॉजिट्रॉन तो है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन इसका आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन ही बीटा रेज होता है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन इज यूज इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में कौन प्रकाश की किस घटना का यूज होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये इसका आंसर होगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्टिकल फाइबर आप लोग पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में, ऑप्टिकल फाइबर में जब लाइट इंटर करता है तो मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 67, द टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर इज। सेमीकंडक्टर में क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेसिस्टेंस घटता है, और कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। तो इसका जो कॉफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, वो नेगेटिव होगा। पी टाइप अर्धचालक विद्युत वैद्युत रूप से होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज्ड, न्यूट्रल, नेगेटिव चार्ज, नॉन ऑफ दीज। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में उसमें धनात्मक आवेश होता है, उदासीन होता है, या ऋणात्मक आवेश होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में बनता कैसे है? जब हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज को डोपेंट करते हैं, मिलाते हैं ना। प्योर सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम में जब ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी जैसे एल्युमिनियम को डिफ्यूज कराया गया, एल्युमिनियम जो इंप्योरिटी है उसको मिलाया गया, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और इसमें पॉजिटिव चार्ज मेजोरिटी में होता है करंट कैरियर में, है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इसमें होल्स का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, क्योंकि जब सिलिकॉन जो था उस पे तो कोई चार्ज नहीं था। एल्युमिनियम को जब उसमें डिफ्यूज कराया गया तो उस पर भी कोई चार्ज नहीं है, तो डिफ्यूजन के बाद भी चार्ज नहीं होगा। जनरली इसमें लोग गलती करते हैं कि इसको पॉजिटिव चार्ज बोल देते हैं और एन टाइप को नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। एक्चुअल में वो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एक्सेस जो करंट कैरियर होता है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से ज़्यादा होता है। जैसे कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं जो अपने न्यूक्लियस को, अपने एटम को छोड़ करके, न्यूक्लियस नहीं एटम को छोड़ करके रैंडमली मूव कर सकते हैं, है ना, वो एटम को छोड़ सकते हैं। उसी तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में नेगेटिव चार्ज एक्सेस होता है। एक्सेस का मतलब कि मेजोरिटी में होता है करंट के लिए, करंट कैरियर के लिए, और पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज होता है, वो मेजोरिटी में होता है करंट के लिए। और ऐसे चार्ज ओवरऑल देखा जाए तो वो न्यूट्रल होता है। इसका आंसर होगा
उदासीन, न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 69, the full wave rectifier of input frequency 50, then what will be the output frequency, है ना। जो रेक्टिफायर है, पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति, मतलब जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी दिया गया वो 50 हर्ट्ज है, तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा। तो इसको याद कर लीजिए कि फुल वेव रेक्टिफायर में एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो फ्रीक्वेंसी हम लोग देते हैं उसका डबल हो जाता है आउटपुट फ्रीक्वेंसी, और हाफ वेव रेक्टिफायर में जो फ्रीक्वेंसी देंगे उतना ही फ्रीक्वेंसी आउटपुट भी होगा। तो इसमें 50 अगर दिए हैं तो ये 100 हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का कि द सेमीकंडक्टर इज कूल्ड फ्रॉम टी के, मतलब केल्विन के फॉर केल्विन, टू T1 के प्लस T1 के टू T2 के, देन इट्स रेसिस्टेंस विल। सेमीकंडक्टर को क्या किया, कूल किया जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है, हाई टेम्परेचर से कुछ लो टेम्परेचर में ठंडा करते हैं। तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस उसका घटता है। टेम्परेचर बढ़ाने से, वो कंडक्टर के तरह नहीं है। कंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस उसका बढ़ता है। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा और टेम्परेचर घटाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस मॉडल पेपर में टोटल 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए, जिसको 2 पार्ट में हम लोग इस वीडियो को बनाया है। पहला पार्ट वाला वीडियो जो है उसमें 1 से लेकर के 35 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, और आज इस वीडियो में हम लोग 35 से लेकर के 70 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। पहला वाला जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, उसको आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।